नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए ओंकोलॉजी का एमसीक्यू पार्ट सेकंड। हमने एमसीक्यू पार्ट्स फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और आप आरएस नर्सिंग की रिपोर्ट गोरखपुर जाकर सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड मिलेगी। और जो हमारा आरएस नर्सिंग की रिपोर्ट का जो ऐप है आरएस नर्सिंग कोचिंग नाम से उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका कोई भी चार्ज नहीं है और वहाँ पर जाके आप टेस्ट सीरीज ऑन कर सकते हो। जो CNCI एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। एग्ज़ाम से देने से पहले खुद को परखने का तरीका होता है टेस्ट, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और जो MCQ पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको हम YouTube के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन होता है उसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है कैंसर की। क्वेश्चन के अंदर पूछा मोस्ट कॉमन एरिया या साइट कौन सी होती है चिल्ड्रन के अंदर। किसके अंदर? चिल्ड्रन के अंदर। ए ऑप्शन है लंग्स, बी ऑप्शन है जेनाइटल, सी ऑप्शन है बोन मैरो और डी ऑप्शन है GI ट्रैक्ट। चार ऑप्शन दे के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वह सी इज़ द राइट आंसर, बोन मैरो इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन साइट होती है कैंसर चिल्ड्रन के अंदर वो होती है बोन मैरो। और देखिए इसका हम देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा सी क्या हो गया, बोन मैरो। क्लियर। जो मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन होता है 0 से 14 ईयर के बच्चों में होता है चाइल्डहुड के अंदर ल्यूकेमिया। कौन से कैंसर होता है? ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है वो 34% होता है, जिसको हम ALL के नाम से जानते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो उसके बाद ब्रेन ट्यूमर होता है बच्चों में 23% होता है, लिम्फोमा 12% होता है, न्यूरोब्लास्टोमा 7% होता है, बिलिम्स ट्यूमर होती है 5% होती है, एंड ओस्टियोसार्कोम होता है वो 3% होता है। ये चाइल्डहुड के हम कैंसर के बारे में पढ़ते कि कितने % हो सकता है। जो ल्यूकेमिया इज़ द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन लाइक बोन मैरो। जो ल्यूकेमिया है वो कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर है, जो क्या है? बोन मैरो का होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी इज़ द राइट आंसर, बोन मैरो इज़ द राइट आंसर, जो चाइल्डहुड के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। देखो क्वेश्चन की लाइन कहाँ से चेंज हुई? एक्सेप्ट से, कि वार्निंग साइन कौन कौन से है कैंसर के। ये बहुत बार पूछो वो सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि वार्निंग साइन कौन कौन से है कैंसर के एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ए ऑप्शन चेंज इन वॉल और ब्लैडर हैबिट, बी ऑप्शन ए सोर थ्रोट दैट हील्स कम्प्लीटली, सी ऑप्शन अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, डी ऑप्शन लंप इन ब्रेस्ट और लेजबेयर। क्योंकि जो आपने अगर हमारे ओंकोलॉजी आरएस नर्सिंग की रिपोर्ट की ओंकोलॉजी की अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली हुई है, जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाई गई थी, अगर वो क्लास ली हुई है तो आप इनके क्वेश्चनों के आसानी से आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है और आपको इस यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाऊँगा। आप पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो आप राइट डाउन कर सकते हो। तो लंप इन ब्रेस्ट इज़ द करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ये होता है वार्निंग साइन के अंदर। अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है। ए स्रो थ्रो दर्द हील कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली हील नहीं होते, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। कम्प्लीटली हील नहीं होते, डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट कम्प्लीट ही, क्योंकि वो कम्प्लीटली हील नहीं होते। और चेंज इन बॉल ऑफ ब्लैडर हैबिट, ये बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा वार्निंग साइन कौन कौन से एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो ये वार्निंग साइन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो जो सोर थ्रोट है वो क्या है? कम्प्लीटली हील नहीं होते हैं। इसमें कम्प्लीटली बता रहे कम्प्लीटली हील हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी इज़ द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं, करेक्ट आंसर बी हो गया। तो अर्ली साइन ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं उसको याद करने की ट्रिक होती है क्वेश्चन, CAUTION।
सी पर होता है चेंज इन वॉल और ब्लेडर हैबिट, जो हमारी वॉल और ब्लेडर की हैबिट है वो उसकी आदतें क्या होती है, चेंज होने लगती है। कि कभी हम रात को स्टूल करने पास आउट करने जा रहे हैं, कभी सुबह जा रहे हैं, कभी आफ्टरनून में जा रहे हैं, इस तरह की वॉल और ब्लेडर की हैबिट चेंज होने लगती है। ए सॉर दैट डज नॉट हील, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन के अंदर बोला है हील हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, डज नॉट हील, कि ये पर हील नहीं होते। जो सॉर थ्रोट होते हैं वो कभी हील नहीं होते हैं। U4 होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कि अनयूजुअल ब्लीडिंग होगी और डिस्चार्ज होएगा। थिकनिंग ऑफ और लम्ब इन ब्रेस्ट और स्क्रोटम। ये I4 होता है इनडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, की डाइजेशन नहीं होगा कम्प्लीटली और जो खाने में है स्वेलिंग है उसके अंदर डिफ़िकल्टी होगी। फिर होता है ओबियस चेंज इन वॉल मोल और वार्ड और मोल के अंदर ओबियस चेंज होने लगते हैं। द नेगिंग कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कि जो नेगिंग कफ देखने को मिलता है और घोड़े जैसी आवाज़ देखने को मिलती है, ये वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारा होगा वी इज़ द राइट आंसर। सॉर थ्रोट डज नॉट हील कम्प्लीटली, तो वी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Mr. Ramnath, 60-year-old, went to clinic complaint of hoarseness of voice and cough. His wife stated that his voice has changed last few months. The nurse interrupted that Mr. Ramnath's symptoms are consist with which of the following disorder? कि जो रामनाथ पेशेंट है 63-year-old का, वो क्लिनिक पर गया, उसने वहाँ जाकर देखा कि उसकी जो आवाज़ है उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और कफ है। उसकी वाइफ बोल रही है कि उसको कुछ मंथ से, इसलिए कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको किस प्रकार का डिसऑर्डर इंटरप्ट करेंगे। ए ऑप्शन है क्रोनिक साइनाइटिस है, बी ऑप्शन है लेरिंजियल कैंसर है, सी ऑप्शन है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, इसको CAD नाम से जानते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। देन है GERD। GERD क्या होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। क्लियर, तो ये चार ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या लेरिंजियल कैंसर के वार्निंग साइन है, तो करेक्ट आंसर होगा वी इज़ द करेक्ट आंसर। लेरिंजियल कैंसर इज़ द करेक्ट आंसर, वी इज़ द राइट आंसर, तो वी इज़ द राइट आंसर। अब देखो सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं। चेंज योर वॉइस, आवाज़ चेंज हो जाएगी, सच एज साउंडिंग हॉर्स, और घोड़े जैसी आवाज़ आएगी। पेन वेन सोलिंग और डिफ़िकल्टी सोलिंग, कि हम कुछ खाना खाएंगे उस टाइम डिफ़िकल्टी होएगी। ए लंप और स्वेलिंग इन द योर नेक, लंप और नेक के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लॉन्ग लास्टिंग कफ देखने को, बहुत टाइम से कफ रहेगा। परसिस्टेंट सोर थ्रोट रहेंगे, और ईयर जो हमारे कान है उसके अंदर भी क्या है, एक दर्द रहेगा। इन सीवियर केसेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और अगर केस सीवियर है तो उसके अंदर क्या डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी ब्रीथिंग के अंदर। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा लेरिंजियल कैंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए। आगे चलते हैं। विच टेस्ट विल कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी, कि कौन सा टेस्ट है जो कन्फर्म करता है डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट कैंसर वगैरह का जो कन्फर्म करता है। कन्फर्मेशन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कन्फर्मेशन डायग्नोसिस क्या होगा। कन्फर्मेशन डायग्नोसिस पूछा है। कन्फर्मेशन मीन्स होता है उसको बिल्कुल कन्फर्म कर सकते हैं। ए ऑप्शन सोनोग्राफी द्वारा, बी ऑप्शन CT स्कैन द्वारा, सी ऑप्शन बायोप्सी ऑफ ट्यूमर द्वारा, डी ऑप्शन है MRI के द्वारा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। हमेशा बायोप्सी इज़ द करेक्ट आंसर। और किसी ट्यूमर को हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस एग्जाम में पूछता है और बायोप्सी लिखा हुआ है, तो बायोप्सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। बायोप्सी इज द डेफिनेटिव मीन्स ऑफ डायग्नोसिस कैंसर विच कन्फर्म वेदर द मैसिव विजुलाइजेशन, कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो क्या हो गया हमारा बायोप्सी। क्लियर, और जो मास वगैरह है, जो कैंसर की ग्रोथ है, हम उसको देख सकते हैं, MRI के द्वारा देख सकते हैं, CT स्कैन के द्वारा दे सकते हैं, सोनोग्राफी के द्वारा दे सकते हैं,
कि वो ट्यूमर बेनाइन है और मैलिग्नेंट की है, किस तरीके की, ये तो हम तो देख सकते हैं, लेकिन कंफर्म किससे करते हैं, बायोप्सी के द्वारा करते हैं। और देख किसके द्वारा सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी के द्वारा कि ये ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बेनाइन और मैलिग्नेंट को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि एक्चुअली बेनाइन और मैलिग्नेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट सवाल पूछा है, ठीक है। स्क्रीन टेस्ट यूज करते हैं अर्ली डिटेक्शन, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, जल्दी देखने के, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हम स्क्रीन टेस्ट करते हैं। कि 3 तो स्क्रीन टेस्ट है लेकिन एक स्क्रीन टेस्ट नहीं है, सवाल ऐसे है। तो ए ऑप्शन है मेमोग्राफी, पैप टेस्ट, बीएससी होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 5 to 7 आफ्टर मेस्टोसाइकिल, मेस्टोसाइकिल के आने के 5 से 7 दिन बाद हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए और किस कौन कौन सा है, तो मेमोग्राफी इज द स्क्रीन टेस्ट, बिल्कुल राइट बात है। पैप टेस्ट, पैप में टेस्ट भी क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी स्क्रीन टेस्ट के अंदर आता है, लेकिन एक्सरे होता है वो स्क्रीन टेस्ट के अंदर नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ए और बी और सी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो करेक्ट आंसर हो गया एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी, एक्सेप्ट एक्सरे ऑल यूज ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, कि एक्सरे को छोड़ के सारे हम अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। जैसे मेमोग्राफी हो गई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होगा, सिग्मोडस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी हो गई, रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया, स्टूल और ओकल्ट ब्लड हो गया, यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ न्यूप्लाज। किसी कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मेमोग्राफी का, बीएससी का, सिग्मोडस्कोपी का, कोलोनोस्कोपी का, रेक्टल एग्जामिनेशन का, और स्टूल का और ओकल्ट ब्लड का, ये सारे अर्ली डिटेक्शन के अंदर आते हैं, स्क्रीन टेस्ट के अंदर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। करेक्ट आंसर हमारा होगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कि आप किस तरीके की वीडियो चाहिए, क्योंकि इसमें जो सवाल करवा रहा हूँ वो मोस्टली एग्जाम पूछे हुए सवाल है और रिपीटेड सवाल है, जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड पूछे जाते हैं। आप वीडियो को आसानी से देखिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आती, वो क्वेश्चन रटते हैं, तो रटने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटी दैट प्रोवाइड पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर फॉर ए टर्मिनली इल पेशेंट एंड दियर फैमिली, कि फैसिलिटी करना, प्रोवाइड करना पैलेटिव और सपोर्टिव केयर, कौन सी, पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर, तो टर्मिनली इल पेशेंट है और उसकी फैमिली को, कि जो पेशेंट है और उसकी फैमिली है उसको हम पैलेटिव सपोर्टिव केयर देते हैं, उस केयर का नाम क्या है। ए ऑप्शन है हॉस्पिस केयर, बी ऑप्शन है हॉस्पिटलिटी केयर, सी ऑप्शन टर्मिनल केयर, डी ऑप्शन है कन्वल्सेंट केयर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज़ द राइट आंसर, होती है हॉस्पिस केयर, हॉस्पिस केयर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। हॉस्पिस केयर क्या होती है, हॉस्पिस केयर इज ए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होता है, पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर देते हैं, सर्विस देते हैं, केयर देते हैं, जिसके अंदर फिजिकल रूप से मीन शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सोसाइटी में और इकोनॉमिक नीड, इन सारी चीज़ों से हम पेशेंट को क्या करते हैं, केयर देते हैं, उसकी जो आवश्यकता होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। ये टर्मिनली इल पेशेंट के अंदर और उसकी फैमिली को हम ये देते हैं। एग्जाम्पल कैंसर का पेशेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत एग्जाम पूछो क्वेश्चन है कि हॉस्पिस केयर किसके अंदर जाती है, टर्मिनली इल पेशेंट, कैंसर के पेशेंट के अंदर हॉस्पिस केयर देते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को हम फिजिकली और स्पिरिचुअली, सोशल और इकोनॉमिक तरीके से हम उसकी सहायता करते हैं या उसकी सपोर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से,
स्पिरिचुअल में होता है आध्यात्मिक रूप से। सोशल में होता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। इकोनॉमिक मतलब होता है रुपए वगैरह के। क्लियर, ये सारी चीज़ें होती है। करेक्ट आंसर हमारा हो गया हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए हॉस्पिस फैसिलिटी हैज़ फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये हॉस्पिस फैसिलिटी कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? ए ऑप्शन है डेथ इज नॉट एक्सपेक्टेबल एंड द प्रोसेस ऑफ डाइंग मस्ट बी प्रोलॉन्ग्ड। बी ऑप्शन पेन रिलीफ इज नॉट ए प्रायोरिटी टर्मिनली इल पेशेंट। बेरेमेंट केयर ऑफ फैमिली इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ केयर। दिस फोकस इन ऑन कम्फर्ट ऑन द डाइंग पेशेंट एंड फैमिली। देखो, अभी अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो डेथ इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल एंड प्रोसेस ऑफ डाइंग मस्ट बी प्रोलॉन्ग्ड, ये बिल्कुल गलत बात है कि डेथ एक्सपेक्ट नहीं है। पेन रिलीफ इज नॉट ए प्रायोरिटी, इसमें गलत बात है, पेन हमेशा प्रायोरिटी रहती है। बेरेमेंट केयर ऑफ फैमिली नॉट ए पार्ट ऑफ दिस केयर, फैमिली इसका पार्ट होती है, तो ये भी रॉन्ग बात होगा। द फोकस ऑन कम्फर्ट, बिल्कुल सही बात है। और डाइंग पेशेंट और फैमिली, जो बिल्कुल सही बात है कि जो हम पेशेंट की, जो पर्सन मरने वाला है, वो उस पेशेंट को कंफर्ट देना और उसकी फैमिली को, ये सारी केयर आती है हॉस्पिस केयर के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन इसके करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअली में समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्म हॉस्पिस यूज इनटू मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कौन से पेशेंट को हम कौन से पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए डिजीज करते हैं। ये ऑप्शन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, हार्ट पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट और ऑल ऑफ दी अबव। एक जो कैंसर का पेशेंट होता है उसमें डाबडा भी यूज़ करते हैं। उसमें पेशेंट के D4 होता है डिनाइल। जो डाबडा दिया था वो दिया कुबला रोज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। D4 होता है डिनाइल, A4 होता है एंग्री, B4 होता है बार्गेनिंग, D4 होता है डिप्रेशन, A4 होता है एक्सपेक्टेंस। इसके अंदर क्या करते हैं, पर्सन को अगर सपोज किसी पेशेंट को कैंसर अचानक से पता लगा तो डिनाइल करेगा, मीन्स बोलेगा मुझे नहीं हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो गुस्सा करेगा कि ये मुझे क्यों हुआ है। उसके बाद वो बार्गेनिंग करेगा भगवान से कि मुझे क्यों हुआ ये। फिर पर्सन डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर पेशेंट की सुसाइड के चांस रहते हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। और बाद में पर्सन एक्सपेक्ट कर लेगा जो हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है टर्म हॉस्पिस यूज किसके मैनेजमेंट के लिए करते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरी पिछली वीडियो देखते आ रहे तो अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर की लास्ट स्टेज के अंदर पेशेंट को हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल तरीके से हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो गया लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी किसने प्रपोज किया था? यह एम्स नागपुर का सवाल पूछा गया था। एम्स नागपुर के अंदर सवाल पूछा हुआ है 2020 के अंदर। लेटेस्ट सवाल पूछा हुआ था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी किसने दिया था। वो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो दिया जोसेफ लिस्टर ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी है क्या? सवाल ने पूछा है कीमोथेरेपी है क्या। देखो, इज ए मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर विद स्लोली प्रोलिफरेटिंग सेल, इज ए मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट लार्जर ट्यूमर विद रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल, इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर विद रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल। डी ऑप्शन है लीस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर विद रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दे के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, और बात करते हैं कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या कहते हैं, ड्रग दी जाती है। अब वो ड्रग दी जाती है, क्यों दी जाती है? कि वो मोस्ट इफेक्टिव होती है किसके अंदर, जो स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं,
स्मॉलर ट्यूमर के अंदर मोस्ट इफेक्टिव होती है और रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल, और जो सेल है उनको रैपिडली जल्दी से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग, वो कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए कीमोथेरेपी क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, कीमोथेरेपी द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर विद रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल बिकॉज एंटीनियोप्लाज्मिक कीमोथेरेपी ड्रग अटैक रैपिडली डिवाइडिंग प्रोलिफरेटिंग कैंसर सेल ओनली, क्योंकि जो अचानक से वो क्या करेगा, अटैक करेगा और जो सेल के डिस्ट्रक्शन करेगा ताकि हम कैंसर को रोक सके और उसको टर्मिनेट कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी की डेफिनेशन पूछी है। तो अगेन स्मॉलर ट्यूमर विद रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग दीज विच ड्रग इज सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटीनियोप्लाज्मिक मेडिकेशन, कि कौन सी ड्रग है सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन है। ए ऑप्शन है सिस्प्लास्टिन, बी ऑप्शन है मीथोट्रेक्सेट, सी ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फाइड, डी ऑप्शन है क्लोरम्ब्यूसिल। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दे के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो मीथोट्रेक्सेट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो देखिए करेक्ट आंसर बी क्या होगा, मीथोट्रेक्सेट। तो सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन होती है, अफेक्ट द कैंसर सेल ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक फेज, कि ये क्या मोस्टली कैंसर सेल पे अटैक करती है क्लियर। सेल साइकिल के अंदर एग्जांपल दिया मैंने मीथोट्रेक्सेट, अफेक्ट ड्यूरिंग एस फेज, कौन सी फेज के अंदर अफेक्ट करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एस फेज के अंदर अटैक करती है सेल। और ये तो हो गई स्पेसिफिक वाली। देन नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल होती है, वो एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, जो कोई सी भी फेज में, या तो स्पेसिफिक फेज हो गया लेकिन यहाँ पर कोई भी फेज में अटैक कर सकती है, वो होती है सिस्प्लास्टिन, डेन्यूरोविसिन, साइक्लोफॉस्फाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, बस अल्फा ने, ये अबाग ETC, ये सारी ड्रग होती है नॉन स्पेसिफिक जो एनी फेज के अंदर, लेकिन ये सिर्फ होती है वो ओनली एस फेज के अंदर, स्पेसिफिक फेज के अंदर अटैक करती है क्लियर। ये होती है सेल स्पेसिफिक एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन, वो होती है मीथोट्रेक्सेट। अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में स्पेसिफिक को क्या है, नॉन स्पेसिफिक क्या है। एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, यहाँ पर एक्सेप्ट सवाल दे देता और यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक दे सकता है। सपोज दैट यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक दिया, एक्सेप्ट सवाल दिया तो भी मीथोट्रेक्सेट आंसर जाएगा क्लियर। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, कि कौन सा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कौन सा है। ए ऑप्शन है माइकोस्टेटिन, बी ऑप्शन है क्लोरप्रोमाजीन, ये साइकिल ड्रग होती है, सी ऑप्शन है ट्राईहेक्साफेनाइड, डी ऑप्शन सिस्प्लास्टिन। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और पिछला क्वेश्चन देखा है आप अच्छी से आसानी से आंसर दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सिस्प्लास्टिन इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा कौन से टाइप की, सॉरी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर, कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ए ऑप्शन है मीथोट्रेक्सेट, बी ऑप्शन है क्लोरम्ब्यूसिल, सी ऑप्शन है टैमोक्सिफेन सिट्रेट, डी ऑप्शन है कोट्रीमैक्सोल। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर बात करते हैं वो टैमोक्सिफेन सिट्रेट, सी इज द राइट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टैमोक्सिफेन सिट्रेट एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टैमोक्सिफेन सिट्रेट होती है वो कौन सी ड्रग होती है, एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग होती है, जिसके किसके यूज करते हैं, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम टैमोक्सिफेन सिट्रेट का यूज करते हैं, जो एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग होती है। एग्जाम में सवाल टैमोक्सिफेन सिट्रेट नहीं देगा तो
एंटी एस्ट्रोजेनिक भी यहाँ पर एंटी एस्ट्रिनोजेनिक भी दे सकता है, जेनिक भी दे सकता है, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो हमको करेक्ट आंसर समझना है कि एक्चुअली में सवाल पूछना क्या चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी इज़ द राइट आंसर, टोमेक्जिफेन सिट्रेट। आगे चलते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर फॉर चिल्ड्रन विद एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ऑन कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल, कि क्या नर्सिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर क्या होगी चाइल्ड के एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मीन्स ALL है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक एनीमिया और कीमोथेरेपी उसको चल रही है, तो हमारा क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, सवाल ऐसे पूछा है। ए ऑप्शन है प्रिवेंटिंग फिजिकल एक्टिविटी, कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी को हम प्रिवेंट करेंगे। बी ऑप्शन चेकिंग दियर वाइटल साइन, कि उसके वाइटल साइन को एवरी 2 आवर्ली हम चेक करते हैं। सी ऑप्शन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, उसको अवॉइड करना है। डी ऑप्शन है रिड्यूसिंग अननेसेसरी स्टिमुलाई इन दियर इन्वायरमेंट, कि रिड्यूस करना है अननेसेसरी स्टिमुलाई को इन्वायरमेंट के अंदर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो, अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज़ द राइट आंसर, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि जो पर्सन, अब समझेंगे कि इस सी आंसर करेक्ट आंसर क्यों हुआ। अब देखो, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि कीमोथेरेपी कॉज बोन मेरो सप्रेशन करवाती है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया, विच रिजल्ट इनटू डिक्रीज नंबर ऑफ WBC के नंबर काउंट को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। क्लियर, WBC का काउंट डिक्रीज होगा, उसको हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, और RBC एंड प्लेटलेट पेरिफेरल ब्लड वेस्टिंग, इन सारों को क्या करेगी, वो डिक्रीज कर देगी। तो ल्यूकोपीनिया इंक्रीज द पेशेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को ल्यूकोपीनिया हो गया मीन WBC काउंट कम हो गया, WBC काउंट कम हुआ मीन्स क्या हुआ, पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांस हो गए। सो पेशेंट शुड बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल हाइजीन, तो पेशेंट से बोलना है कि अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे, क्योंकि उस पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांस है। अवॉइड क्राउड, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है इन्फेक्टेड पर्सन से हैं। एंड टॉट सच एज फीवर, और उसको फीवर के बारे में, अगर फीवर आ रहा है तो बताना है, कफ है तो बताना है, सॉर थ्रोट है तो बताना है। बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यूरिन करते टाइम उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है तो भी हमको, तो भी उससे बोलना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर को बताना है कि ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिल रहे हैं, तो पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन हो गया। तो पर्सन को अवॉइड, क्योंकि किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चलती है उसमें बोन मेरो सप्रेशन होता है, बोन मेरो सप्रेशन होगा तो WBC काउंट कम होगा, WBC काउंट कम होगा तो पेशेंट को क्या हो, इन्फेक्शन के चांस रहेंगे। और पेशेंट को बोलना पर्सनल हाइजीन, अवॉइड क्राउड, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बर्निंग सेंसेशन, यूरिन के लिए वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। अब आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा क्या है और आंसर क्या है। अब आगे से गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स नोट्स द प्लेटलेट काउंट ऑफ ए चाइल्ड 15,000, 10,000, 15,000 सेल mm/क्यूब, 15,000 सेल पे mm/क्यूब। एक नर्स ने देखा कि उसकी प्लेटलेट काउंट कितना है, 15,000 मीन 15,000। हु इज टेकिंग कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी चल रही है, और पेशेंट क्या ल्यूकेमिया में क्या चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, ल्यूकेमिया है। तो बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग नर्स शुड इंक्लूड विच नर्सिंग केयर ऑन प्रायोरिटी, कि नर्स क्या प्रायोरिटी देगी, नर्स क्या सवाल पूछा प्रायोरिटी क्या देगी। ये ऑप्शन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफ प्रिकॉशन, ब्लीडिंग कंट्रोल प्रिकॉशन, टेम्परेचर कंट्रोल प्रिकॉशन, ऑल शुड इंक्लूड ऑन प्रायोरिटी, की सारी प्रायोरिटी है। ए ऑप्शन इन्फेक्शन को देगी, बी ऑप्शन ब्लीडिंग को देगी, सी ऑप्शन टेम्परेचर को देगी, डी ऑप्शन है सभी को देगी। देखो ऑप्शन प्रायोरिटी सवाल पूछा है, मैं 4 ऑप्शन तो सही है, 4 ऑप्शन में से राइट मानता हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें सवाल ने पूछा है प्रायोरिटी क्या रहेगी। अब पेशेंट को क्या है, उसका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया तो प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो अगर पेशेंट काउंट डिक्रीज होता है तो हमारी प्रायोरिटी रहती है ब्लीडिंग की, उसके बाद इन्फेक्शन की, उसके बाद टेम्परेचर की, इस तरीके से प्रायोरिटी बनती है। तो फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी होगा ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए करेक्ट आंसर बी। अब क्यों, अब हम समझेंगे कि क्यों हुआ। देखो प्लेटलेट काउंट लेस देन 20,000 इज देयर इज चांस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। अगर पर्सन का 20,000 से कम प्लेटलेट काउंट है तो पर्सन को इंटरनल ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1,50,000 से 4,50,000 होता है सेल पर MMQ। अगर मोर देन 50,000 है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर 1,50,000 से कम है उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर ज़्यादा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो नर्स को इंक्लूड ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशन करना है हर केयर प्लान के अंदर, कि उसको बोलना है सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करे, यूरिन को चेक करते रहे, स्टूल को चेक करते रहे कि उसके अंदर ब्लीडिंग तो नहीं रही है, और एडमिनिस्ट्रिंग स्टूल सॉफ्टनर, और उसको स्टूल सॉफ्टनर देना है। अवॉइड स्ट्रेनिंग स्टूल डिफिकेशन, अगर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है उसको अवॉइड करना है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, तो पेशेंट को क्या ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे प्रिकॉशन यूज़ करने पड़ते हैं कि पर्सन अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है तो, अगर ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस और कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और 20,000 से कम है उसको इंटरनल ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप राइट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which laboratory result of a patient taking chemotherapy would indicate massive cell destruction occurred? कि कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट हम देखेंगे कीमोथेरेपी के अंदर तो मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ए ऑप्शन इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया। बी ऑप्शन डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज हो गया। सी ऑप्शन है डिक्रीज बीटी क्या होता है ब्लीडिंग टाइम, जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। अब ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल की बात करते हैं तो वो होता है 3 to 9 मिनट, ठीक है। वो डक मेथड, दो मेथड पर डक मेथड के थ्रू होता है 3 to 6 मिनट, और IBY मेथड होता है 3 to 9 मिनट। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। डी ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है कि सोडियम का लेवल क्या होता है इंक्रीज हो जाएगा। कितना नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है ये सवाल पूछता है तो 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्लियर। अगर मोर देन 135 है, सॉरी मोर देन 45 है, उसको बोल देंगे हम हाइपरनेट्रीमिया। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कीमोथेरेपी चल रही है तो क्या देखने को मिलेगा, मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज़ द राइट आंसर, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। अब देखो करेक्ट आंसर हमारा ए, यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यूरिक एसिड किसका प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से DRNA और RNA, इनका मेटाबॉलिज्म हुआ तो लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन। देखो ये यूरिक एसिड किसका लेवल, न्यूक्लिक एसिड का, DNA और RNA का, मेटाबॉलिज्म का। तो अगर मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस टाइम क्या यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो BT जो ब्लीडिंग टाइम कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट बिलो 50,000 एंड सेल पर म्यूएल। तो ब्लीडिंग टाइम है वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या पूछा है, इनमें क्या बोला है डिक्रीज बोला है, यहाँ पर इंक्रीज है, इंक्रीज होना चाहिए लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है डिक्रीज है, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो। करेक्ट आंसर हमारा ये हो गया। अब ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, और आप प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से सर्च करेंगे RS नर्सिंग कोचिंग। ये आप नाम डालोगे RS नर्सिंग कोचिंग तो आपको इस तरीके का लोगो देखने को मिलेगा। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है, यहाँ पर इंस्टॉल लिखा रहेगा, उसको इंस्टॉल करना है, उसको ओपन करना है। उसके बाद अपनी ID बनानी है, उस पर ID बनाना, पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पर जो वीडियो है
कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो उनको भी देख सकते हो, क्योंकि आने वाली एग्जाम में आपके लिए वो हेल्प हो रहा है। जो टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट की लाइफ में कि सर पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है आपको। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप 9672848848 पर कांटेक्ट कर सकते हो, या तो क्लियर या फिर RS नर्सिंग GKP@gmail.com पर मेल कर सकते हो, या फिर इसे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच। RS नर्सिंग